जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है आपको? एक सेकेंड। ठीक है, यस आ रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका? कैसी क्लासेस चल रही हैं? एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस? फिट चल रहा है? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऑनलाइन का भी चलें, एक नया कॉन्सेप्ट है। बाकी दुनिया में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये हम तो बिल्कुल ही फिलहाल डिपेंडेंट है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह सब कुछ खुलता जा रहा है इस तरह बहुत जल्द आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, द गुड न्यूज़ इज दिस इज अवर फाइनल लेक्चर ऑफ कंप्लीट डेंचर। ठीक है, कंप्लीट डेंचर के ऊपर हमने लेबोरेटरी का सारा पढ़ लिया। याद हो आपको या ना याद हो, बट हमने सारा पढ़ लिया। और उसमें से दिस इज अवर लास्ट लेक्चर, द प्री क्लिनिकल लेक्चर। ठीक है, इसके बाद हम पार्शियल डेंचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है कुछ समझ आई है? कुछ फॉलो किया आपने कि किस तरीके से कंप्लीट डेंचर की प्रोसेसिंग होती है? कुछ बातें तो समझ आई होंगी ना। हम बहुत सारी बातें तो अक्सर रिपीट करते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि लेक्चर हम सारे यहाँ पे डिलीवर कर दें, और जब आप आए तो हम लेक्चर्स पे फोकस ना करें, हमारा फोकस हो टुवर्ड्स प्रैक्टिकल। मैं अब प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आपको और आप वो मुझे सारा प्रोसेस रिपीट करके दिखाएं। बिकॉज थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में आपने पेशेंट्स मैनेज करने हैं, तो आपको ये सारे प्रोसीजर्स आने चाहिए। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद अवर प्रीवियस लेक्चर, उसी की कंटिन्यूएशन है। द बेसिक टॉपिक इज द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर। कि जब आप सारा कंप्लीट डेंचर पेशेंट का बना लेते हैं तो उसको हीट के और एक्रेलिक में फाइनलाइज करके पेशेंट को कैसे देते हैं। ठीक है, उसके 5-6 स्टेप्स हैं। लास्ट टाइम हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे, विच वाज फ्लास्किंग एंड डीवैक्सिंग। ठीक है, हम उसको भी स्लाइटली रिवाइज कर लेंगे और उसी की कंटिन्यूएशन है आगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये आपने बार बार काम करने हैं लेबोरेटरी में। बहुत सारी इसमें गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से डेंचर खराब हो जाते हैं, पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और इसकी 4 वीडियोज़ हैं, बहुत छोटी छोटी, 15-20 मिनट की। वो आपने एंड में देखनी है। ठीक है, वो मैं ऑनलाइन ही रहूँगा। इस 1 आवर में हम लेक्चर पार्ट भी कवर कर देंगे और आपने इसकी ऑनलाइन वीडियो भी देखनी है। ठीक है, तो हम इस फाइनल स्टेज पे हैं। ठीक है, ये मैं बार बार स्लाइड रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। And this is a very important slide because it shows all the clinical and laboratory steps for the fabrication of complete denture. We start off with the taking of impression in stroke trays. Then हम कास्ट उससे पोर करते हैं। फिर कास्ट के ऊपर भी फैब्रिकेट अ स्पेशल ट्रे। स्पेशल ट्रे का मकसद ये होता है दैट वी मेक अ सेकेंडरी इंप्रेशन। सेकेंडरी इंप्रेशन से हम एक सेकेंडरी कास्ट पोर करते हैं प्लास्टर की, और इस कास्ट के ऊपर भी फैब्रिकेट है रिकॉर्ड बेस। रिकॉर्ड बेस टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। यूजुअली हम टेम्परेरी यूज करते हैं। और ये जो फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर है, बेसिकली हम रिकॉर्ड बेस को हम फाइनल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं इनटू अ परमानेंट बेस। ठीक है, रिकॉर्ड बेस जो टेम्परेरी होती है वो अक्सर सेल्फ क्योर एक्रिलिक की बनाई जाती है, और फाइनल प्रोसेसिंग उसी सेल्फ क्योर को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू हीट क्योर एक्रिलिक व्हिच इज अ परमानेंट रिकॉर्ड बेस। जब रिकॉर्ड बेस बन जाती है उसके ऊपर भी फैब्रिकेट ओक्लूजल रिम्स। ओक्लूजल रिम्स में हम क्या करते हैं, पेशेंट को मुंह में लेके जाते हैं। वी टेक जॉ रिलेशनशिप्स। पेशेंट के जब क्लिनिकल जॉ रिलेशन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वी आर्टिकुलेट दोज। ठीक है, और आर्टिकुलेशन के बाद वी परफॉर्म टीथ सेटअप। इंटीरियर टीथ सेटअप करते हैं, फिर पोस्टीरियर टीथ सेटअप करते हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर टीथ सेटअप करने के बाद वी टेक दोज डेंचर्स इनटू द पेशेंट्स माउथ एंड टेक अ ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को हर चीज़ ठीक लग रही है, उसके दांत सही बंद हो रहे हैं, उसकी एस्थेटिक्स सही आ रही हैं, उस पेशेंट कंफर्टेबल है उनके साथ, तो दैट इज़ योर फाइनल ट्रायल। और ट्रायल के बाद हम करते हैं डेंचर की प्रोसेसिंग, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू हीट क्योर एक्रिलिक। क्योंकि देखिए ट्रायल स्टेज पे क्या होता है, दांत वैक्स में लगे होते हैं और रिकॉर्ड बेस भी आपकी टेम्परेरी होती है, तो उस सब चीज़ को परमानेंट करने के लिए वी परफॉर्म डेंचर प्रोसेसिंग। डेंचर प्रोसेसिंग हमने स्टार्ट की थी, इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। और ये आपके एक साइड पे फ्लास्क बना हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है।
ठीक है. The following laboratory procedures are carried out to make the complete denture ready for insertion. If you have any questions, आप साथ साथ भी पूछ सकते हो. ठीक है, मैसेज आप पूछ सकते हो, मुझे रोक सकते हो. If I'm going too quick या आपको चीज समझ नहीं आ रही. ठीक है, सबसे पहले we perform flasking procedure. As the name indicates, it involves the dental flask जिसकी पिक्चर बनी हुई है. Then हम उसकी dewaxing करते हैं. Dewaxing बेसिकली वैक्स को मेल्ट करने को we call it as dewaxing. फिर आज हमने जो पढ़ना है वो है पैकिंग ऑफ हीट क्योर एक्रिलिक. कि हीट क्योर एक्रिलिक को मिक्स करके हमने इस फ्लास्क में पैक करना होता है. फिर उस पैक करने के बाद हमने इसकी करनी होती है क्योरिंग ऑफ हीट क्योर एक्रिलिक. बिकॉज हीट क्योर एक्रिलिक क्योरिंग से मुराद ये है कि उसकी प्रोसेसिंग जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो इट इज क्योर्ड. उस प्रोसेस को कहते हैं क्योरिंग. The application of heat to heat cure acrylic is called curing of heat cure acrylic. ठीक है, तो क्योरिंग करने से बेसिकली होता क्या है, वो जो हीट क्योर एक्रिलिक सॉफ्ट होता है, इट बिकम्स हार्ड. वो बहुत हार्ड हो जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्योरिंग. और ये एक प्रोसीजर है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. फिर वी परफॉर्म डीफ्लास्किंग. डीफ्लास्किंग होता है फ्लास्क को ओपन करना. ठीक है, फ्लास्किंग प्रोसीजर पहला था और फिफ्थ प्रोसीजर इज डीफ्लास्किंग. उसके ऑपोजिट, डीफ्लास्किंग मींस ओपनिंग अप ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड डीफ्लास्किंग. देन जो डेंचर उसमें से हम निकालेंगे हीट क्योर एक्रिलिक का, वो बना होगा और हम उसकी फाइनल फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग कर देंगे. ठीक है, दीज आर ऑल द प्रोसेसेस ऑफ डेंचर. अगर आपको क्वेश्चन आए कि हाउ डू यू कन्वर्ट temporary record basis or after taking trial of a complete denture, how do you perform the final processing of denture? So these are the 5-6 steps which you perform in a sequence. You perform flasking, then dewaxing, then you pack it with heat cure acrylic, then you perform curing of the heat cure acrylic, you deflask, and then finally finish and polish our dentures. ठीक है, so quickly going through the previous lecture, flasking क्या था? ये process जो आप डेंचर को इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू दी फ्लास्क इज कॉल्ड फ्लास्किंग. इसको करते कैसे हैं? ये आपकी फ्लास्क है, इसका एक प्रेस होता है और प्रेस के अंदर दो सेक्शंस होते हैं जो कि फ्लास्क कहा जाता है उसको. ठीक है, एक अपर फ्लास्क है, एक लोअर फ्लास्क है. अपर इज फॉर अपर डेंचर, लोअर इज फॉर लोअर डेंचर. ठीक है, उसके बाद व्हाट यू डू इज आप के पास ये फ्लास्क के तीन सेक्शंस होते हैं. एक लोअर हाफ ऑफ द फ्लास्क होता है जब आप उसको खोलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर की एक अपर हाफ है और एंड में इसके ऊपर लिड होती है. ये फ्लास्क असेंबली है सारी. ठीक है, एक नीचे वाला कंपार्टमेंट है, उसके ऊपर ये सेंट्रल पार्ट कनेक्ट होगा और लास्टली उसके ऊपर टॉप पे लिड होती है. ठीक है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं. ठीक है, ये अपर और लोअर फ्लास्क के पार्ट्स को अटैच करके दिखाया गया है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज कि आपके पास जो कास्ट है और जो लोअर पार्ट ऑफ द फ्लास्क है उस पर यू अप्लाई पेट्रोलियम जेली. इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट्स अ सेपरेटिंग मीडियम. आपकी डी फ्लास्किंग में आसान होता है उसको रिमूव करना, वरना ये इतना सख्ती से प्लास्टर हर जगह चिपक जाएगा कि उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा इन द एंड, और आप मार मार के फ्लास्क में से निकालेंगे प्लास्टर. तो हम क्या करते हैं, उसको पेट्रोलियम जेली से कोट कर देते हैं, विच इज पेट्रोलियम जेली वैसलीन जो होती है. ठीक है, चेहरे पे भी लगाई जाती है. इट इज द सेम एज पेट्रोलियम जेली. तो बेसिकली वही वैसलीन जो होती है वी अप्लाई इनटू द फ्लास्क. उसके बाद प्लास्टर पोर किया जाता है और आप देख रहे हैं कि हम कास्ट को अलॉन्ग विद दी कंप्लीट डेंचर हम उसमें एम्बेड कर देते हैं और उसकी प्लास्टर को ऊपर से हम स्मूथ कर देते हैं. ये देखें, ये इस तरह हमने डेंचर को हमने उसके अंदर एम्बेड कर दिया, प्लास्टर के डाल दिया एंड द सरफेस इज मेड फ्लैट. ठीक है, एंड ये भी एक पिक्चर थी जो कि दिखाया था कि कोई शार्प एजेस नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग फ्लास्किंग. इसकी वीडियो भी आप देख चुके होंगे, लास्ट टाइम देखी थी आपने. फिर हम जब वो सेट हो जाता है प्लास्टर तो उस पे कोट करते हैं सेपरेटिंग मीडिया विच इज कॉल्ड कोल्ड मोल्ड सील. ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. इसके ऊपर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी आते हैं और वाइवा क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, ऑल द प्लास्टर सरफेस इज पेंटेड विद द सेपरेटिंग मीडियम. फिर अपर हाफ ऑफ द फ्लास्क लगाई जाती है. upper half is placed on the lower half of the flask with the denture.
एंड आप प्लास्टर मिक्स करके उसके ऊपर पोर कर देते हैं एंड यू टैप दिस थिंग ताकि सारे एयर बबल्स निकल आए बाहर एंड उसको टॉप तक फिल कर दिया एंड लास्टली उसके ऊपर लिड भी प्रेस कर दी। तो दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड फ्लास्किंग। ठीक है, प्लास्टर के अराउंड आपका डेंचर उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है, आपके डेंचर को प्लास्टर, एंड दिस प्रोसेस इन द फ्लास्क इज कॉल्ड फ्लास्किंग। ये आपने फ्लास्किंग कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, अब we'll perform devexing. Devexing is very easy. ठीक है, बेसिकली क्या करना है devexing में, इसी फ्लास्क को विद द डेंचर आपने बॉइलिंग वाटर में डाल देना फॉर 5 to 7 मिनट्स और वो सारी वैक्स मेल्ट हो जाएगी एंड देन यू विल ओपन इट अप। दिस इज कॉल्ड devexing। devexing में ये आपको दिखाया गया कि फ्लास्क को इस तरह उसके प्रेस में रख के आप गर्म पानी में डाल दिया फॉर 5 to 7 मिनट्स बॉइलिंग वाटर। दिस फिर आप इसको ओपन करेंगे तो द वैक्स वुड हैव मेल्टेड। ठीक है, और आप जो रिमेनिंग वैक्स है वो रिमूव कर देंगे। सॉफ्टन वैक्स इज रिमूव, जो थोड़ी बहुत रह जाएगी उसके ऊपर आप गर्म पानी डालेंगे और वैक्स सारी मेल्ट होकर रिमूव हो जाएगी एंड देन यू वेट फॉर इट टू ड्राई। ये आपने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया। ठीक है, ये हमने देखा है कि डीवैक्सिंग हुई है और इस तरह के हमारे पास फ्लास्क में एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगी और एक में हमारे पास दांत आ जाएंगे। ठीक है, अभी आप इसको ज्यादा समझने की कोशिश इसलिए ना करें क्योंकि अब आपने परफॉर्म नहीं किया ना, लेकिन बेसिकली ये कंडीशन आ जाएगी, सारी वैक्स हमने मेल्ट कर दी है और हमारे पास दांत आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आज का। नाउ वी विल परफॉर्म पैकिंग ऑफ एक्रिलिक। इस एम्प्टी स्पेस में वी विल मिक्स हीट क्योर एक्रिलिक और हम इस प्लेस में पैक कर देंगे उसको। इसका भी एक प्रोसेस है, वो हम आज देख लेते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग मीडियम हमने पढ़ लिया था, क्या होता था लास्ट टाइम। इट इज कोल्ड मोल्ड सील एंड पेट्रोलियम जेली। कोल्ड मोल्ड सील बेसिकली है क्या, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इट इज वाटर soluble alginate which is applied on calcium sulfate hemihydrate और उससे क्या बन जाता है, कैल्शियम एल्जिनेट की एक इनसॉल्युबल लेयर। ठीक है, नाउ अब हम आ गए कि व्हाट इज पैकिंग ऑफ एक्रिलिक। इसको कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रोसेस को समझें, उसके बाद वीडियोस देखें। वीडियो आपके पास हमेशा है, आप जितनी मर्जी दफा देखना चाहें वो वीडियोस में हर चीज एक्सप्लेन्ड है, सारा प्रोसेस। और बाकी जो भी इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके मैं आपको हैंडआउट्स दे दूंगा, तो आपको कुछ भी राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू टेक पिक्चर्स तो जो आप इसकी मोबाइल से या किसी चीज से पिक्चर्स ले सकते हैं स्लाइड्स की। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमने फ्लास्किंग और डीवैक्सिंग करके हमारे पास ये फ्लास्क पड़े हुए हैं। ठीक है, एक साइड पे आप देख सकते हैं कि वो मॉडल सा पड़ा हुआ है, वैक्स मेल्ट हो चुकी है और दूसरे हाफ में दांत पड़े हुए हैं प्लास्टर के अंदर एम्बेड हुए हैं। अब हमने एक्रिलिक पैक करना है, लेकिन उससे पहले फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग अ मोल्ड विद एक्रिलिक रेजिन इज टर्म्ड पैकिंग। पैक कर रहे हैं आप उसको एक्रिलिक से, इस मोल्ड को। ये मोल्ड का मतलब होता है कि ये जो आपके पास फ्लास्क में एक एम्प्टी स्लॉट्स पड़ी हुई हैं और दांत पड़े हुए हैं, इसको बेसिकली मोल्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो इस मोल्ड को हमने फिल करना है विद एक्रिलिक रेजिन। और एक्रिलिक कौन सा, हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन। बट बिफोर पैकिंग द मोल्ड मस्ट बी ट्रीटेड विद द स्पेशल सेपरेटिंग मीडियम। और प्लास्टर के ऊपर आप लगाते हैं सोडियम, ये वाटर soluble एल्जिनेट। ठीक है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, वाटर soluble एल्जिनेट, और उससे बनेगा कैल्शियम एल्जिनेट की लेयर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोल्ड मोल्ड सील। द सरफेस ऑफ द फ्लास्किंग प्लास्टर इज कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ सोडियम एल्जिनेट which is called cold mold seal by the help of a brush। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि वहां उसमें ब्रश के साथ कोल्ड मोल्ड सील की एप्लीकेशन की जा रही है। okay? अच्छा, अगर क्वेश्चन एक जो इसमें अराइज होता था उसमें वो आपका पूछने वाला ये था कि सर अगर हम कोल्ड मोल्ड सील फर्ज करें नहीं लगाते फिर क्या होगा।
और दूसरा क्वेश्चन ये, अगर हम बहुत ज्यादा थिक लेयर में लगा देते हैं तो क्या होगा? दिस इज ऑल्सो अनदर वाइवा क्वेश्चन कि आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोल्ड मोल्ड सील नहीं लगाएंगे तो बच्चे क्या होगा? ठीक है, पैकिंग से पहले एक्रिलिक के अगर आप कोल्ड मोल्ड सील नहीं लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो द आंसर इज if you apply insufficient amount of cold mold seal, it will allow moisture from plaster to enter and bleach the acrylic resin. ठीक है, दो है ना, आपकी एक तरफ प्लास्टर है और एक तरफ एक्रिलिक है जो आपने इसमें पैक किया, दोनों पे इफेक्ट आएगा। अगर आप कोल्ड मोल्ड सील नहीं लगाएंगे तो जो आपके प्लास्टर में मॉइस्चर होगा वो आपके हीट की और एक्रिलिक में घुस जाएगा और उसको ब्लीच कर देगा, उसको वाइट कलर में कन्वर्ट कर देगा। इट विल नॉट बी पिंक, वाइटिश कलर देना शुरू कर देगा। ठीक है, वाटर जब एक्रिलिक के अंदर घुसता है तो वो उसको ब्लीच कर देता है, उसको वाइटिश लुक दे देता है। ठीक है, एंड मोनोमर, एक्रिलिक रेजिन में जो मोनोमर होता है और पॉलीमर होता है आपको पता है, तो मोनोमर फ्रॉम एक्रिलिक रेजिन विल आल्सो पेनिट्रेट इनटू द प्लास्टर, और उससे क्या होगा, प्लास्टर जो है वो डेंचर के साथ चिपक जाएगा, एक्रिलिक के अंदर आपको प्लास्टर नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेपरेट करता है, इट इज अ सेपरेटिंग मीडियम, इट सेपरेट्स द प्लास्टर एंड द एक्रिलिक, इन दोनों को मिक्स नहीं होने देता। जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोल्ड मोल्ड सील होता है सेपरेट भी नहीं होगा। ठीक है, दिस इज आल्सो राइट, इट इज अ सेपरेटिंग मीडियम, इट सेपरेट्स प्लास्टर एंड योर एक्रिलिक। इफ यू डू नॉट अप्लाई कोल्ड मोल्ड सील तो प्लास्टर का वाटर चला जाएगा एक्रिलिक में, जिसकी वजह से वो वाइटिश लुक देना शुरू कर देगा, एंड मोनोमर फ्रॉम एक्रिलिक विल गो इनटू द प्लास्टर, और प्लास्टर उसके साथ पेनिट्रेट कर जाएगा, उसके अंदर एडहेयर कर जाएगा, और ये फ्लास्क भी आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड मोल्ड सील की एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और अगर बहुत ज्यादा लगा देंगे तो क्या होगा? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। If you apply excess of cold mold seal, it will destroy the surface details of the mold and may appear as white streaks in acrylic resin. अगर आप बहुत ज्यादा थिक लेयर लगाएंगे, ये बहुत थिन लेयर में लगाई जाती है, ये इसलिए ब्रश से इसको कोट करते हैं। ठीक है, तो इफ यू अप्लाई अ वेरी बिग लेयर तो उससे क्या होगा, वो आपका कोल्ड मोल्ड सील एक्रिलिक के अंदर घुस जाएगी, इतना ज्यादा मटेरियल होगा अगर एक्सेस में, और उससे वाइट लाइंस, वाइट स्ट्रीक्स, वाइट लाइंस इन जो डेंचर नजर आनी शुरू हो जाएंगी इन द हीट क्योर एक्रिलिक। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम इसी की तरफ आ रहे हैं कि हमने इसमें पूरी बेसिकली स्लाइड में यही था कि हमारे पास डी वैक्सिंग होके आ गया, अब हमने अप्लाई किया उसके ऊपर कोल्ड मोल्ड सील की लेयर। ठीक है, और इनसफिशिएंट और एक्सेस अमाउंट से क्या होगा ये बता दिया। अब कोल्ड मोल्ड सील लगाने के बाद हमने एक्रिलिक मिक्स करना है। हीट क्योर्ड एक्रिलिक इज यूज्ड फॉर पैकिंग। ठीक है, ये देख लें, ये कंटेनर है जिसमें हीट क्योर पाउडर और लिक्विड उसका मौजूद होता है। द पाउडर इज द पॉलीमर एंड द लिक्विड इज द मोनोमर। When you mix the monomer and the polymer together, a process called polymerization takes place. ठीक है, monomer is the liquid and the polymer is the powder. ठीक है, when the monomer and polymers are combined, a process called polymerization takes place, which produces a hard mass. ठीक है, polymerization आप dental materials में पढ़ेंगे, acrylic के बारे में भी पढ़ेंगे। तो polymerization is a process in which multiple chains are formed in the monomer to form a polymer, and it is called polymerization. ठीक है, इसके एक इनिशिएटर होता है इसमें, आप और इसमें जब आप हीट की एप्लीकेशन करते हैं तो वो पॉलीमराइजेशन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हीट इज द इनिशिएटर। A plastic or silicon container with a lid is used for mixing monomer and polymer. अगर आपको याद हो तो सेल्फ क्योर एक्रिलिक हम मिक्स कर चुके हैं, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। हीट क्योर और सेल्फ क्योर की मिक्सिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, पॉलीमर एंड मोनोमर आर मिक्स्ड इन अ रेशियो ऑफ 3:1 बाय वॉल्यूम। पाउडर की क्वांटिटी ज्यादा ली जाती है, मोनोमर जो लिक्विड होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, इन अ रेशियो ऑफ 3:1। अच्छा, यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर 3:1 का वॉल्यूम नहीं होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोनोमर की क्वांटिटी इक्वल कर देते हैं पॉलीमर की,
ठीक है, दोनों को इक्वल अमाउंट्स में लेते हैं, फिर क्या होगा? और अगर आप मोनोमर बहुत थोड़ा लेते हैं, पॉलीमर बहुत ज्यादा है, फिर क्या होगा? ठीक है, दो ही सिचुएशन है। ठीक है, विस्कस ज्यादा तो होगा। ठीक है, अगर फर्ज करें आप मोनोमर बहुत थोड़ा लेते हैं, लिक्विड बहुत थोड़ा लेते हैं और पाउडर बहुत ज्यादा लेते हैं, तो क्या वो उसका क्या हो सकता है, आप मुझे बताएं। चले, मोनोमर हमने बहुत थोड़ा लिया, पॉलीमर पाउडर हमारा बहुत ज्यादा है, क्या होगा? क्या वो मिक्स हो पाएगा? लेस विस्कस। ठीक है, वो तो मिक्स ही नहीं होगा, वो तो सारा पाउडर पाउडर ड्राई पाउडर नजर आएगा। अगर मोनोमर थोड़ा होगा तो कुछ पार्टिकल्स को वो वेट कर देगा और बाकी सारा पॉलीमर पड़ा होगा, पाउडर पाउडर होगा, तो इस तरह आपका डेंचर भी ग्रेनुलर बन जाएगा। ठीक है, आपके डेंचर में पाउडर नजर आएगा और उसको हम कहते हैं ग्रेनुलर पोरोसिटी, ये हम पढ़ेंगे। और अगर फर्ज करें मोनोमर बहुत ज्यादा होता है तो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, पाउडर बिल्कुल थोड़ा हो जाएगा, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं और ये हमने समझना है इस वक्त कि मोनोमर ज्यादा हो या पाउडर ज्यादा हो तो क्या फर्क पड़ता है। If too much monomer is used, greater polymerization shrinkage will occur and porosity will appear in acrylic. ठीक है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज एक टर्म हमने इसमें यूज किया। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज क्या होती है कि जब मोनोमर और पॉलीमर को मिलाया जाता है तो वो उसमें जो सेट होने वाला मटेरियल होता है वो थोड़ा सा श्रिंक करता है। ठीक है, ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल्स को मिक्स करने के बाद वो एक्सपैंड करते हैं, कुछ मटेरियल्स मिक्स करने के बाद श्रिंक करते हैं। इसमें क्या होता है कि मोनोमर की क्वांटिटी जब ज्यादा यूज की जाती है, पॉलीमर की कम होगी, तो उसमें पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बहुत ज्यादा होगी हीट के और एक्रेलिक में, और उसकी वजह से आपके डेंचर की डायमेंशंस खराब हो जाएंगी और आपके डेंचर में पोरोसिटीज, पोरोसिटीज क्या होती है? पोर्स। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे सुराख, पोरस हो जाना किसी चीज का। ठीक है, जिस तरह फोम इज पोरस, उसमें छोटे 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 पोर्स बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं पोरोसिटी। इफ टू मच मोनोमर इज यूज्ड, पोरोसिटी आ जाएगी उसमें। ठीक है, ज्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हो जाएगी इस। और अगर हम इफ लेस मोनोमर इज यूज्ड, द क्योर्ड एक्रेलिक विल बिकम ग्रेनुलर। उसमें आपको पाउडर के पार्टिकल्स नजर आएंगे, ग्रेनुल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे ग्रेनुल्स का मतलब होता है जर्रे, आपको वो ग्रेनुलर नजर आएगा। ठीक है, ये हम सेल्फ क्योर के लिए भी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिससे आपका मिक्सिंग के बाद वो गुजरता है मैथ्स। आफ्टर मिक्सिंग, द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड अ सैंडी स्टेज। इट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ मिक्सचर इज कोर्स और ग्रेनी, जिस तरह सैंड होती है। आप जब मिक्स करेंगे इनिशियली वो आपको सैंड सैंड टाइप फील होगी। मिक्स करने के बाद यू क्लोज द लिड and then after 1 minute or 2 minutes you open the lid and check कि strings तो नहीं बन रही हैं उसमें। अगर strings बननी है then it is passing through the stringy stage. Stringiness or stickiness when material is touched is called the stringy stage. जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब उसको टच करके हमने लिफ्ट किया तो it is forming strings. It is stringy stage. ठीक है, then next is the dough stage. Dough stage is ideal for adaptation. It is moldable. और ये आप देख सकते हैं कि इसको डो स्टेज में ये आ चुका है। इस डो स्टेज में इट इज मोल्डेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डो स्टेज, रबर स्टेज और हार्ड स्टेज में जरा सा फर्क है। डो स्टेज इज मोल्डेबल। जी, सारी स्टेजेस सेम एज सेल्फ क्योर, क्योंकि है तो ये बेसिकली एक्रेलिक ही ना। वो सेल्फ क्योर एक्रेलिक था, ये हीट क्योर एक्रेलिक है। वो सेल्फ क्योर एक्रेलिक में वो खुद उसमें ऐसा केमिकल होता है कि वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। हीट क्योर एक्रेलिक में जब तक हीट नहीं अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल हार्ड नहीं होता। ठीक है, स्टेजेस आर सेम एज सेल्फ क्योर। तो डो स्टेज के बाद हमारे पास आती है रबर स्टेज। डो स्टेज और रबर स्टेज में फर्क ये है कि डो स्टेज इज मोल्डेबल और वो आप उसको जिस मर्जी शेप में कर लें वो हो जाएगा। बट रबर स्टेज में वो मोल्डेबल नहीं रहता, वो कंप्रेस हो सकता है, लेकिन कंप्रेस करने के बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो उसी शेप में दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रबर जैसे होता है। रबर को आप जितना मर्जी कंप्रेस कर लें, एक रबर बॉल को आप प्रेस करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो वो दोबारा बॉल बन जाता है। ठीक है, डो स्टेज में तो आप बॉल बनाएं, आप बैंड बनाएं, जो मर्जी करें, वो डो स्टेज का मतलब होता है जैसा आटा होता है। डो इज आटा। डो स्टेज में जब आटा होता है आप कोई भी शेप बना सकते हैं, लेकिन व्हेन इट इज इन द रबर स्टेज
रबर स्टेज में वो कंप्रेस तो होगा, बट जैसे ही प्रेशर छोड़ेंगे इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आपने पैकिंग करनी है इन डो स्टेज, नॉट इन रबर स्टेज। ठीक है, डो स्टेज और रबर स्टेज बड़ी जल्दी से गुजरती है। अगर आपका हीट क्योर एक्रिलिक मोल्डेबल है, इट इज इन डो स्टेज, आप उसी वक्त उसको पैक कर दें। आप ज्यादा वेट नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, अगर आप उसको ज्यादा वेट करेंगे तो वो रबर स्टेज में चला जाएगा, और हीट जब एप्लीकेशन आप करते हैं तो वो हार्ड स्टेज में चला जाता है। हीट क्योर एक्रिलिक और सेल्फ क्योर एक्रिलिक में यही फर्क है कि सेल्फ क्योर एक्रिलिक हार्ड स्टेज में खुद ब खुद बाय केमिकल इनिशिएशन वो हार्ड स्टेज में चला जाता है, और हीट क्योर एक्रिलिक विल रिमेन इन द रबर स्टेज जब तक कि आप उस पर हीट नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने डो स्टेज में उसकी पैकिंग कर देनी है। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड द मिक्सिंग वेसल अफेक्ट्स द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितना ज़्यादा कंटेनर गर्म होगा, उतनी जल्दी वो इन स्टेजेस से गुजरेगा। जितना एटमॉस्फेयर ठंडा होगा, जितना आपका मिक्सिंग वेसल ठंडा होगा, उतना स्लोली इन स्टेजेस से ये गुजरेगा। ठीक है, सो पहले ही हमने स्लाइड्स में पढ़ा था कि आपने उस पर कोल्ड मोल्ड सील लगानी है, और कम और ज़्यादा कोल्ड मोल्ड सील लगाने से क्या होता है। इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा है कि क्या होता है, हीट क्योर एक्रिलिक किन स्टेजेस से गुजरता है, अगर आप वॉल्यूम उसका चेंज करते हैं तो क्या उस पर प्रॉब्लम्स आती हैं। यू विल गेट हैंडआउट्स, ये मैं सारे हैंडआउट्स अपलोड कर दूंगा, ये आपके पास सारे हैंडआउट्स होंगे। ठीक है, और वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट डायग्राम जिसमें दिखाया गया है कि आप नीचे देखें, सैंडी, स्ट्रिंगी, डो, रबर एंड सॉलिड का लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी सैंडी और स्ट्रिंगी स्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद आप उसको मैनिपुलेट नहीं ज़्यादा करते, आप डो स्टेज में उसे मैनिपुलेशन करते हैं, सेटिंग उसकी रबर स्टेज में होने शुरू हो जाती है, और एंड में वो सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, इसकी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमने मोल्ड को पैक करना है। हमने सेपरेटिंग मीडिया भी लगा दिया बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, हमने हीट क्योर एक्रिलिक भी सही रेशियो में मिक्स करके हमने उसको, अब पैक करने की स्टेज आ रही है इन दी डो स्टेज। द मोल्ड इज पैक्ड विद मिक्स्ड एक्रिलिक इन डो स्टेज। इस तरह के इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि आपका जो मोल्ड है उसके ऊपर आपने हीट क्योर एक्रिलिक मिक्स करके फैला दिया। अब आप क्या करेंगे, इस कंटेनर को इसके अपर हाफ के साथ बंद कर देंगे, जिस तरह वो हैंड्स के साथ पिक्चर में दिखाया गया है। यू विल द टू सेक्शन ऑफ द फ्लास्क आर इंटरलॉक, आप उसको बंद कर देंगे। अब उस एम्प्टी स्पेस में जहाँ पे आपने वैक्स की डीवैक्सिंग की थी, वहां पे आपने अप्लाई कर दिया हीट क्योर एक्रिलिक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सेक्शंस ऑफ फ्लास्क, you will apply pressure until the excess acrylic is squeezed out of the mold after placing it in bench press. ठीक है, इस बात को समझ लें। अब बेसिकली ये जो हीट क्योर एक्रिलिक होता है, हमने दोनों फ्लास्क को आपस में कंप्रेस करना है। वी हैव टू जॉइन दीज टू फ्लास्क आफ्टर अप्लाइंग एंड प्लेसिंग हीट क्योर एक्रिलिक। इस चीज को हम फ्लास्क को हम पहले तो हाथ से बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कंप्लीट क्लोजर किया जाता है इन अ बेंच प्रेस। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो एक हैंडल के साथ एक प्रेस है, और आपने फ्लास्क उसके अंदर रखी हुई है। जब आप जोर से उसको प्रेस करते हैं तो जो एक्सेस एक्रिलिक होता है, क्योंकि हमने पता तो नहीं है ना कि कितनी अमाउंट हमने कितनी अप्लाई करनी थी उस मोल्ड में, तो जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी वो अंदर रह जाएगी फ्लास्क में, और जितना एक्स्ट्रा एक्रिलिक होगा वो सारा बाहर स्क्वीज आउट होके निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, कहते हैं उसे। अगर आप इस पिक्चर को क्लोजली देखें तो आपको नजर आएगा फ्लास्क में से पिंक कलर का एक्रिलिक बाहर निकल रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लैश। तो अब क्या किया हमने, हीट क्योर एक्रिलिक मिक्स करके हमने प्लेस किया इन द मोल्ड, हमने दोनों कंटेनर्स को आपस में मिलाया फ्लास्क को, और हमने उसको प्लेस कर दिया इन अ बेंच प्रेस, और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। ये आप वीडियो में देख सकते हैं सारे स्टेप्स, अभी इसके बाद आपने वीडियो देखनी है। और उसको प्रेस करने के बाद द एक्सेस एक्रिलिक विल कम आउट ऑफ द फ्लास्क
और उसको हम कहते हैं फ्लैश। ठीक है, इस पे ऐसी एमसीक्यू भी आ जाता है कि व्हाट इज अ फ्लैश, होता क्या है, द एक्सेस एक्रिलिक कमिंग आउट ऑफ द फ्लास्क आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर इन द बेंच प्रेस इज कॉल्ड फ्लैश। ठीक है, नाउ फ्लास्क विल बी कंप्लीटली क्लोज्ड। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन ये है कि अगर फ्लास्क कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा बेंच प्रेस में तो क्या होगा, और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर डाल देंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर पार्शियल क्लोजर होगा, आप सही तरीके से बेंच प्रेस में उसको नहीं प्रेशर देंगे, उसमें से फ्लैश नहीं निकलेगा, तो इट विल लीड टू पार्शियल क्लोजर और डेंचर में एक्रिलिक की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से थिक डेंचर बन जाएगा, आपके डेंचर की डायमेंशंस खराब हो जाएगी। और अगर एक्सेसिव प्रेशर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, जो हीट क्योर एक्रिलिक पैक किया हुआ है वो दांतों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, जो फ्लास्क के अंदर दांत लगे हुए, और वो दांतों को वहां पे हिला सकता है। ठीक है, तो पार्शियल क्लोजर भी नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव प्रेशर भी नहीं अप्लाई करना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि सही तरीके से बंद हो गया? इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप उतना प्रेशर अप्लाई करते हैं जब तक कि आपको फ्लैश बाहर निकलता हुआ नजर ना आना शुरू हो जाए। अगर फ्लैश बाहर नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि आपने सही प्रेशर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, और जब एक दफा फ्लैश बाहर निकलना शुरू हो जाए उसके बाद आप प्रेशर अप्लाई करना छोड़ देते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा निकल जाता है बाहर। उसके बाद एक्सेसिव प्रेशर से अंदर जो फ्लास्क के दांत लगे होते हैं वो मूव कर जाते हैं, इसलिए यू डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर एज वेल। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने बेंच प्रेस में भी रख के उस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया, अब हम फ्लास्क को निकाल के दोबारा हम उसके अपने हैंड वाले प्रेस में लगा देंगे। फ्लास्क इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम बेंच प्रेस एंड प्लेस्ड बैक इन इट्स असेंबली विद द हैंड प्रेस। ये अब आपने इसमें हीट के और एक्रिलिक पैक करके प्रेशर के साथ आपने वापस अपने प्रेस में, हैंड प्रेस में उसको रख दिया। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर पैकिंग ऑफ एक्रिलिक। ठीक है, पैकिंग ऑफ एक्रिलिक कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेम बड़े इजी स्टेप्स हैं। कोल्ड मोल्ड सेपरेटिंग मीडिया लगाया, उसके बाद हमने सही तरीके से हीट क्योर मिक्स किया, हीट क्योर मिक्स करने के बाद फ्लास्क में डाला, फ्लास्क में दोनों कंपार्टमेंट्स बंद किए, उसको बेंच प्रेस में रखा, एक्स्ट्रा एक्रिलिक बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, और फिर हमने इस सारे को अपने हैंड प्रेस में फ्लास्क को डाल के रख लिया। ठीक है, अब प्रोसेस आता है द क्योरिंग ऑफ एक्रिलिक, कि एक्रिलिक को अब क्योरिंग होगी। क्योरिंग किस तरह होती थी? बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, रबर स्टेज से हार्ड स्टेज में हमने लेके जाना है। तो इसका भी एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि हीट किस तरह अप्लाई कर देंगे, हम धूप पे रख देंगे उसे, ठीक है, बॉइलिंग वाटर में रख देंगे, कितने घंटे रखेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल्ड होती हैं, अगर सही तरीके से ना की जाए तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब हम क्योरिंग का देखेंगे। The process of converting the acrylic dough into a hard mass is done by raising the temperature of the mold. This process is called curing of acrylic. The term polymerization is also preferred because the monomer is converted to the polymer. Basically, ये polymerization ही आप करते हैं heat apply करके। Curing cycle क्या है? The technical name for the heating process is called curing cycle. इसमें दो क्योरिंग साइकिल्स यूज होते हैं, एक होता है लॉन्ग साइकिल, एक होता है शॉर्ट साइकिल। हीट द फ्लास्क इन वाटर एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 8 आवर्स और लॉन्गर, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग साइकिल, लॉन्ग क्योरिंग साइकिल। आप फ्लास्क को गर्म पानी एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड 8 घंटे के लिए रख दें तो क्योरिंग ऑफ एक्रिलिक हो जाती है, दिस इज द लॉन्ग साइकिल, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और हीट द फ्लास्क एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 90 मिनट्स, 1.5 घंटे के लिए 74 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें, एंड देन बॉयल फॉर 1 आवर फॉर कंप्लीट पॉलिमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट साइकिल। ठीक है, इसमें समझने की आपको आई होपफुली समझ आ रही होगी। जो क्योरिंग ऑफ एक्रिलिक है उसके दो स्टेजेस हैं, या लॉन्ग साइकिल से कर लें या शॉर्ट साइकिल से कर लें। इफ यू हीट द फ्लास्क 74 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 घंटे के लिए, तब वो एक हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग साइकिल। शॉर्ट साइकिल आपका ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट द फ्लास्क एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 90 मिनट्स, और फिर
उसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आएंगे बॉइलिंग वाटर पे फॉर 1 आवर। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट साइकिल। ठीक है, और जब ये इसकी क्योरिंग आप कर लें, द फ्लास्क शुड बी कूल्ड स्लोली एंड इज कॉल्ड बेंच कूल्ड। ठीक है, जब आप क्योरिंग कर लेते हैं तो उस फॉरन फ्लास्क को बाहर ठंडे पानी में नहीं रख देना, आपने उसको वहीं पे उसी पानी में ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पे आने देना है, और उसे कहते हैं बेंच कूलिंग। द फ्लास्क शुड बी कोल्ड स्लोली। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, अगर आप होते तो आई एम श्योर कि जरूर पूछते कि सर अगर हम 8 घंटे की बजाय 15 घंटे अगर हम उसको गर्म करते रहें, या हम 1 घंटा बॉयल करने की बजाय 4 घंटे अगर उसको बॉइलिंग कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो द आंसर इज डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अगर आपका वाटर टेम्परेचर इज लेस देन 74 डिग्री सेंटीग्रेड तब भी क्योरिंग नहीं होगी। अगर आप बहुत ज्यादा उसको बॉयल कर देंगे फिर क्या होगा? फिर जो मोनोमर है वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ टेम्परेचर एप्लीकेशन से मोनोमर जो होता है वो इवेपोरेट करना शुरू कर देता है, वेपराइज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके डेंचर में पोरोसिटी आ जाती है। इसलिए आपकी ये रिकमेंडेड टाइमिंग्स है। ठीक है, या फिर जो आपके मैन्युफैक्चरर ने आपको रिकमेंडेशन दी है आप उसके मुताबिक इसकी क्योरिंग करते हैं, आप अपनी मर्जी से क्योरिंग नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से क्योरिंग करते हैं। आपको ये समझ आ गई है होपफुली? ठीक है, इसको हम मजीद भी पढ़ लेंगे। अच्छा, अब फर्ज करें कि हम इसको एकदम से ठंडे पानी में रख देते हैं, गर्म पानी से निकाल के, या उसको फ्लास्क को खोल देते हैं, फिर क्या होगा? ठीक है, तब भी आपका डेंचर खराब हो जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं वॉर्पेज। फास्ट कूलिंग रिजल्ट्स इन वॉर्पेज ऑफ द डेंचर ड्यू टू डिफरेंस इन थर्मल कंट्रैक्शन ऑफ द रेजिन एंड द जिप्सम मोल्ड। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं वॉर्पेज। तीन किस्म के डिफेक्ट्स आते हैं जब आप अपने डेंचर की प्रोसेसिंग सही नहीं करते। एक प्रोसिटीज उसमें या तो आ जाती हैं, या उसमें वॉर्पेज आ जाता है, या उसमें एक स्टेप और होता है जिसे कहते हैं क्रेजिंग। ये हमने एक स्लाइड में पढ़ना है और बहुत ज़्यादा उस पर पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स हैं और ये मुख्तलिफ एरर्स की वजह से आता है, जो कि आपको मैं एंड में एक स्लाइड में बता दूंगा। ठीक है, ये वाटर बाथ है। ये देखें आप, अपर और लोअर पिक्चर्स में ये वाटर बाथ है जिसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है, टाइम भी कंट्रोल हो जाता है, और इसके अंदर क्योरिंग की जाती है एक्रिलिक की। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्योरिंग ऑफ एक्रिलिक। अच्छा, रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड इज द लॉन्ग साइकिल ऑफ क्योरिंग। व्हाई? बिकॉज अ लॉन्ग स्लो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज रिकमेंडेड to avoid the gaseous porosity and to encourage complete polymerization. Curing of acrylic basically is polymerization of acrylic. Basically, you are converting the liquid monomer into a polymer. तो मोनोमर को जितना आप स्लो प्रोसेस से, स्लो हीट से लंबे टाइम के लिए क्योर करेंगे, उतनी ज्यादा कंप्लीट पॉलीमराइजेशन होगी, उतना ज्यादा डेंचर अच्छा बनेगा विदाउट पोरोसिटीज, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो दिस इज all about curing. Now the deflasking procedure. Deflasking कुछ भी नहीं है, it is opening up of the flask. The process of removing the polymerized acrylic denture from the flask plaster is called deflasking. Flask का काम खत्म हो गया, अब हम इसको deflask कर रहे हैं। ये हमने खोल दिया। Denture is removed by making various cuts in the plaster. Wax knife is placed between the exposed cast and twisted to break pieces of plaster. In short, आपने उस फ्लास्क को खोलना है और उस डेंचर को उस प्लास्टर के अंदर से निकालना है। और ये देखें, ये फ्लास्किंग करने के बाद हीट के और एक्रिलिक में दांत लगे हुए हमारे पास कंप्लीटेड डेंचर बाहर आ गया। अब इसमें कहीं प्लास्टर लगा होगा, कहीं पे कोई फ्लैश लगा हुआ था, सब कुछ था, अब हमने उसको रिमूव करना है। The denture is scrubbed under cold water to remove plaster debris and sodium alginate. Cold mold seal जो लगी हुई थी वो भी रिमूव हो जाएगी। Now we come to the finishing procedures. Finishing procedures क्या होते हैं? दो हैं basically. One is shaping and smoothing, and the other one is polishing. Shaping क्या होती है कि आपने उसमें जो एक्स्ट्रा फ्लैश है, जो आपके प्लास्टर है, वो आप रिमूव करें। तो हम शेपिंग कैसे करेंगे? ये डेंटल लेथ मशीन है जो कि आपने प्रोस्टोडोंटिक्स में देखी हुई है। इसमें एक
एब्रेसिव व्हील लगा हुआ है विच इज यूज्ड फॉर डेंचर ट्रिमिंग। ठीक है, ये आप इस बंदे ने डेंचर हाथ में पकड़ा हुआ है और वो आपने सेल्फ क्योर एक्रिलिक की स्पेशल ट्रे भी थोड़ी बहुत ट्रिम की थी, याद होगा आपको। ठीक है, इसी तरह आपने हीट क्योर एक्रिलिक को भी ट्रिम करना है। और किस तरह वो ट्रिम होती है डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ एब्रेसिव, द शेप एंड साइज ऑफ एब्रेसिव, द रेट ऑफ मूवमेंट कि वो कितनी तेजी से मशीन घूम रही है और आपने प्रेशर कितना अप्लाई किया। ठीक है, अब आप डेंचर को शेप करेंगे। ये जो फ्लैश निकला हुआ था सारा, इट इज रिमूव्ड बाय द कार्बोरंडम व्हील विच इज अटैच्ड टू द डेंटल लेथ। उस व्हील को, जो ट्रिमिंग व्हील होता है, एब्रेसिव व्हील होता है, वो एक मटेरियल से बना होता है विच इज कॉल्ड कार्बोरंडम। ये वो चीज़ है। ठीक है, फ्लैश आपने व्हील के साथ, डेंटल लेथ के साथ जो लगा होता है उसके साथ रिमूव करना है। फिर डेंचर को पकड़ के आपने दोनों हाथों से, ये वही प्रेशर अप्लाई करने का तरीका दिखाया गया कि आप बता रहे हैं कि ये किस तरह ट्रिम करना है। आफ्टर रिमूविंग फ्लैश, द सरफेस रफनेस इज स्मूथ बाय अ स्मॉल रोटरी स्टोन अटैच्ड टू अ हैंड पीस और अ माइक्रोमोटर। आपको याद होगा दो किस्म के बर्ड्स थे, एक स्टोन बर्ड थे, एक वोल्केनाइट बर्ड थे। आपने स्टोन बर्ड्स अटैच करके हैंड पीस या माइक्रोमोटर के साथ, जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसके साथ आपने जो भी रफनेस होती है वो रिमूव करनी है। ठीक है, स्मॉल रोटरी बर्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू रिमूव प्लास्टर। ठीक है, और एंड में आपने सैंड पेपर के साथ, जिसे उर्दू में रेगमाल भी कहते हैं, उसके साथ सारी सरफेसेस को स्मूथ कर लेना है, शेप कर लेना है, और वो सारा आपका डेंचर स्मूथ हो जाएगा, कोई शार्प एज नहीं रह जाएगी। अब शेपिंग के बाद द लास्ट स्टेप इज पॉलिशिंग। अब पॉलिशिंग किस तरह करते हैं? फाइनल स्मूथिंग एंड शाइनिंग प्रोसीजर बाय द यूज ऑफ माइल्ड एब्रेसिव सच एज प्यूमिस, दिस इज पॉलिशिंग। अब आपने डेंचर में चमक लेके आनी है, उसको पॉलिश करना है, तो उसके लिए एक ब्रश होता है, प्यूमिस इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अ पार्शियल ब्रश इज यूज्ड टू डेंटल लेथ। ये देखें, ये प्यूमिस लगाया गया। प्यूमिस इज अ मटेरियल व्हिच इज अ माइल्ड एब्रेसिव। You cover the denture and the brush with pumice and apply light pressure. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका डेंचर पॉलिश हो जाएगा। पहले हमने बर्ड्स के साथ उसे स्मूथ किया और उसमें चमक लाने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए हमने प्यूमिस के साथ उसको रब किया, और एंड में हमने बफ ब्रश यूज किया उसमें शाइन लाने के लिए। एक्सेसिव प्रेशर विल लिबरेट द डेंचर, यू डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिशिंग। एंड में डेंचर को आप वॉश कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, एंड फाइनली यू हैव अ ब्यूटीफुल डेंचर इन योर हैंड्स, जिसमें आपका बिल्कुल पॉलिश हुआ हुआ है और चमक रहा है और अच्छे तरीके फाइनल हो गया इन हीट क्योर एक्रिलिक। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड इज ऑन डेंचर डिफेक्ट्स, कि डेंचर में कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 1 इज कंट्रैक्शन पोरोसिटी। ठीक है, कंट्रैक्शन पोरोसिटी हमने बीच में पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है डेंचर में। अगर आप मोनोमर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो उसमें कंट्रैक्शन होगी, और उस कंट्रैक्शन की वजह से जो पोरोसिटीज, जो पोर्स बन जाएंगे, उसको कहते हैं कंट्रैक्शन पोरोसिटी। जिस तरह आप इस डेंचर में देख सकते हैं कि वाइट 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 छोटे छोटे स्मॉल स्पॉट्स, पोरस स्पॉट्स बन गए हैं सारे डेंचर में, पूरे डेंचर में पोरोसिटी आ जाती है। ठीक है, the cause of this contraction porosity is excessive monomer during polymerization, insufficient pressure in bench press, या insufficient material during packing। इन तीनों की वजह से कंट्रैक्शन पोरोसिटीज आ जाती हैं। ये एग्जाम में एसक्यूज बड़े बड़े फेवरेट होते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोरोसिटीज, हाउ डू दे लुक लाइक, एंड व्हाट आर द कॉजेस, एंड हाउ कैन यू अवॉइड देम। ठीक है, तो इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आप मोनोमर पॉलीमर का रेशो ठीक रखें, आप सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई करें बेंच प्रेस में, आप पैकिंग के दौरान सफिशिएंट मटेरियल रखें, तो कंट्रैक्शन पोरोसिटी नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोरोसिटी इज गैसियस पोरोसिटी। ये बल्कियर पोर्शन ऑफ डेंचर में नजर आती है और यूजुअली लोकलाइज होती है, कुछ जगहों पर होती है। एज द नेम इंडिकेट्स, गैसियस, कोई कुछ ऐसी चीज है जो कि गैस बन गई थी। वो क्या थी? वो मोनोमर था। जब आप मोनोमर को बहुत एक्सेसिवली हीट कर देते हैं तो वो वोलेटाइल होता है, वेपराइज होता है, और वो डेंचर में एज पोरोसिटी नजर आना शुरू हो जाता है। जिस तरह के इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लोकलाइज पोर्शन हार्ड पैलेट के आपको पोरोसिटीज नजर आ रही है।
The cause is vaporization of monomer at high temperature above 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इसलिए हम स्लो पॉलीमराइजेशन को प्रेफर करते हैं लॉन्ग क्योरिंग साइकिल को, ताकि गैसियस पोरोसिटी ना बने. और एंड में थी ग्रैनुलर पोरोसिटी. The porosity appears in thin sections of the denture and looks white and frosty. ये हम पढ़ चुके हैं ग्रैनुलर. याद है आपको ग्रैनुलर पोरोसिटी हमने अभी स्टार्ट में पढ़ी थी. The question was कि अगर पाउडर बहुत ज़्यादा है और मोनोमर हमने बहुत कम लिया है तो उससे ग्रैनुल्स बन जाते हैं, इस तरह की शेप नज़र आनी शुरू हो जाएगी. And this is called granular porosity. It is due to the incorrect polymer-monomer ratio or due to failing to pack flask at the dough stage. अगर आप डो स्टेज पर पैक करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप उस पर नहीं करते, रबर स्टेज में कर देंगे, तब भी आपको ग्रैनुलर पोरोसिटीज नज़र आएंगी. अगर आप उसको मोनोमर बहुत थोड़ा यूज़ करेंगे, तब भी आपको ग्रैनुलर पोरोसिटीज नज़र आएंगी. तो हैंडआउट्स विल बी देयर. इन पोरोसिटीज को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि दीज आर प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स. Lastly, we have another defect which is called crazing. Crazing क्या है? It is the formation of surface cracks on denture. ठीक है. और crazing क्यों होती है? Because of mechanical stresses during flasking or by the incorporation of water. ठीक है. अगर आपने cold mold seal सही तरीके से अप्लाई नहीं की तो प्लास्टर में से वाटर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा into acrylic and this will result in crazing. Warpage क्या है? Deformity of the denture. ये भी वॉरपेज भी हमने पढ़ा था. अगर आप बेंच कूल नहीं करते, आप एकदम से उसे कूल कर देते हैं, द रिलीज ऑफ स्ट्रेसेस incorporated during processing as the result of curing, shrinkage or uneven and rapid cooling is called warpage. ठीक है. So this was all about your processing. Finally you have a denture. ठीक है. समझ आया कुछ? सब सो गए? No questions? ठीक है उसामा. ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियोस. ठीक है, इट इज 15 to 20 मिनट्स वीडियो. ये सारी पैकिंग, क्योरिंग, डीफ्लास्किंग, आपको पॉलिशिंग, ये हर स्टेप नजर आ जाएगा. ठीक है, ये प्लीज अपनी सारी जिंदगी के लिए इस चीज को याद रखें. ठीक है, डीफ्लास्किंग में आपको स्लाइड शो कर देता हूँ. डीफ्लास्किंग इज बेसिकली ओपनिंग अप ऑफ द फ्लास्क. वो बहुत सिंपल है. वो आपने पैकिंग क्योरिंग करने के बाद डीफ्लास्किंग की. डीफ्लास्किंग बेसिकली आपका फ्लास्क को ओपन करना है. आपने उसको ओपन किया, उसमें से सॉकेट्स कर लगा के प्लास्टर रिमूव करना है और आपने डेंचर उसमें से फ्लास्क में से बाहर निकालना है. ठीक है, जब आप आएंगे तो मैं आपको ये सारा करवा भी दूंगा. तो दिस इज डीफ्लास्किंग. सर अपर डेंचर के ऊपर सेंटर में एक रिंग लाइक चीज लगी होती है. वो क्या होती है? ठीक है, हमने तो कोई रिंग लाइक चीज नहीं लगाई. आप वैसे अगर पूछ रहे हो तो वो सक्शन डिस्क होती है जो अक्सर लोग लगाते हैं. ठीक है, सक्शन डिस्क भी हम पढ़ेंगे. वो क्या होती है? ये एक क्वैकरी होती है. हम नहीं लगाते, कोई रिंग नहीं लगाते, कोई चीज नहीं लगाते. दैट इज कॉल्ड सक्शन डिस्क. वो हम नहीं यूज करते. ठीक है, प्रोस्थोडोंटिक्स में सक्शन डिस्क नहीं यूज की जाती. अक्सर डेंटिस्ट यूज करते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो प्लीज इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को, इन हैंडआउट्स को मैं आप जब आएंगे तो बुक फॉर्म में भी दूंगा. ये सब चीजें आपके पास होंगी. ये आपकी सारी लाइफ काम आएंगी. अगर आप इनको एक दफा रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारा प्रोसेस याद होगा. आप हाथ से कर लेंगे, आप सब आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो ये वीडियो संभाल के रखिएगा. मैंने अपलोड किए यूट्यूब से बड़े मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के. ठीक है, 4 वीडियोस हैं, वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफ, 15 मिनट्स की. वो देखना स्टार्ट करें. आई एम ऑनलाइन टिल 1. आई एम ऑनलाइन. उसके बाद आप ये वीडियोस काइंडली सब देख के इसको फिनिश कर लीजिएगा. ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो.
ठीक है, आई एम श्योर कि अभी आप वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, वीडियो देख लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो मूडल पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो सारी काइंडली अभी एक दफ़ा फ्रेश होकर देख लीजिएगा। और द टाइम इज ओवर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार तो मुझसे काइंडली पूछ लें। एनी क्वेश्चंस? बस ठीक है, आप वीडियोस काइंडली देख लें, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, ठीक है। एडवांस्ड ईद मुबारक एवरीवन। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू आफ्टर ईद। अल्लाह हाफिज़।